किरण क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, आज हमारी थर्ड क्लास होगी। 2 क्लासें हमने पहले कंप्लीट की है। उन दोनों क्लासों में जो भी हमने स्टडी की उसके व्यू अच्छे खासे मिले हैं हमें, और अगर ऐसा ही रहता है तो आगे हम चलेंगे। और आप जब व्यू मतलब आप जब ऑडियो वीडियो को देखते हो तो उसके नीचे जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसको जरूर दबाइए। जिससे क्या होगा कि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड करेंगे हम यूट्यूब चैनल पे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज अपन नए टॉपिक की बात करते हैं। और कल हमने जो बात की थी वो यूनिट ऑफ चार्ज भी की थी, उसके बारे में सब कुछ अध्ययन किया था और वो कंप्लीट हो गया था। आज अपन नए पॉइंट पे नए टॉपिक पे बात करते हैं। वो टॉपिक ये है कि जो अपना टॉपिक है वो है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब, अब आज मैंने इंग्लिश में लिखा है तो बता दूं कि कल किसी बच्चे ने कमेंट्स में लिखा था कि सर इंग्लिश मीडियम में भी थोड़ा ध्यान दे, इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करे। तो बता दूं कि आज मैं मेन जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो मेन शब्द होंगे, उनका मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, इससे दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लासों के बच्चों के लिए अच्छी खासी आसानी से हो जाएगा समझना। तो ठीक है, देखते हैं आगे। इन्वेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इसका हिंदी क्या होगा? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की निश्चितता, विद्युत आवेश की निश्चितता। भाई विद्युत आवेश की निश्चितता क्या होती है? तो देखिए, जो विद्युत आवेश की जो निश्चितता होती है वो कहना ये चाहता है कि ये परिभाषा ये बताती है कि किसी कोई वस्तु है या किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश होगा, किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश होगा वो उसके वस्तु के वेग पे निर्भर नहीं करेगा। चाहे वह वस्तु स्थिर अवस्था में हो, चाहे वह वस्तु गतिशील अवस्था में। मतलब कहना यह चाहता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्थितियों के अंदर क्या रहेगा? समान ही रहेगा। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे वो नोट कर लीजिएगा कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वह वस्तु स्थिर या गतिशील अवस्था में हो। वस्तु के इस गुणधर्म को विद्युत आवेश की अनिश्चितता कहते हैं। विद्युत आवेश की अनिश्चितता कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है, उसके ऊपर आवेश था, वो आवेश वेग पे निर्भर नहीं कर रहा है, चाहे वो वस्तु गतिशील अवस्थाओं में, चाहे वो वस्तु स्थिर अवस्थाओं में। अर्थात कहना यह चाहता है कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था जो स्थिर अवस्था थी और वस्तु की अंतिम अवस्था जो गतिशील अवस्था थी, उन दोनों अवस्थाओं में जो वस्तु के ऊपर आवेश होगा वो समान ही होगा। इसी को बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात विद्युत आवेश की निश्चितता। तो नोट कर लीजिए परिभाषा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीएससी में अभी 2018-19 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो नोट कर लीजिए। आगे चलूं? ठीक है, अब आगे जो अपन टॉपिक पे बात करेंगे वो अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, और बोर्ड के अंदर ये करीब करीब मतलब अधिकतर आता ही रहता है। इतना अच्छा टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है कूलॉम लॉ। कूलॉम का नियम।
कूलाम का नियम। अब देखिए कूलाम का नियम, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है और कूलाम ने अपने इस नियम में कुछ बातें बोली। उन बातों को आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसने क्या बोला और कैसे क्या किया। तो इसने देखो सबसे पहली बात यह है कि इस कूलाम लॉ को समझने से पहले आपको विद्युत आवेश के जो प्रकार थे, जो आवेश के जो दो प्रकार थे प्लस और माइनस, उनके बारे में समझना होगा यहाँ पे। तो देखिए पहला, या तो आवेश प्लस प्लस हो सकते हैं, या आवेश माइनस माइनस हो सकते हैं, या प्लस माइनस हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। अगर आवेश प्लस प्लस हो रहा है तो इन दोनों के मध्य रिपल होगा, और अगर माइनस माइनस है तो भी इन दोनों के मध्य क्या होगा, रिपल ही होगा। और यदि प्लस माइनस है तो इन दोनों आवेशों के मध्य क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। मतलब कहना यह चाहता है कि सजातीय प्रकृति के अगर आवेश आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, अगर विजातीय प्रकृति के आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण होगा। अब कूलाम्स लॉ में क्या कहता है, कूलाम्स लॉ ये कहता है कि कोई भी दो आवेश ले लो, कोई भी दो आवेश ले सकते हो, आप चाहो तो प्लस भी ले सकते हो, आप चाहो तो माइनस के ले सकते हो, आप चाहो तो प्लस माइनस ले सकते हो। तो मैं दो आवेश लेके चलता हूं, प्लस Q1 और प्लस Q2। एक प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, और इन दोनों की जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो है R। दो आवेश दे रखे हैं, स्थिर अवस्था में होंगे दोनों आवेश, और लाइन ऑफ चार्ज होंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि Q1 पे जो Q2 के द्वारा फोर्स लग रहा है वो कहीं अदर चारों तरफ नहीं लगेगा, वो लाइन ऑफ चार्ज लगेगा। मतलब ये इनकी जो लाइन होती है बिल्कुल इस लाइन ऑफ चार्ज पे ही लगेगा भी। ठीक है। तो कूलाम ने अपने नियम में क्या कहा, कूलाम ने अपने नियम में कहा कि दो स्थिर आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती प्रोपोर्शनल व बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात कहना क्या चाहता था, कहना ये चाहता है कि जो इसके दो आवेश होंगे वो या तो आकर्षण प्रकृति के होंगे या प्रतिकर्षण प्रकृति के होंगे, तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, अर्थात F(Q1, Q2) गुणनफल के तो समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने अपने नियम में बोला कि कूलाम ने अपने नियम में बोला कि जो दोनों आवेश होंगे वो स्थिर अवस्था में होंगे, अर्थात लाइन ऑफ चार्ज होंगे। लाइन ऑफ चार्ज होने के बाद जो दोनों आवेशों का गुणनफल होगा वो फोर्स से F के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा दोनों के गुणनफल, और जो इनके बीच की दूरी होगी उसके वर्ग की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात कहना यह चाहता है कि जैसे R व्युत्क्रमानुपाती क्यों हुआ, कि जैसे जैसे आप R को बढ़ाओगे उसका जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। तो देखते हैं, मैं समीकरण इसको 1 दे देता हूं, इसको समीकरण 2 दे देता हूं। तो समीकरण 1 और 2 से मैं बोल सकता हूं ये बात कि समीकरण 1 व 2 से F है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल था, समानुपाती नियतांक था। इस समानुपाती नियतांक को जैसे मैं हटाता हूँ कुछ नया नियतांक आएगा, वह नया नियतांक क्या होगा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोर्ड के अंदर के भी लेते हैं, बोर्ड के अंदर के लेते हैं, और अदरवाइज जैसे नीट IIT अगर जो स्टैंडर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे सीपी काम करता है, यहाँ पे सीपी हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये समानुपाती नियतांक है, कूलाम का नियतांक है, यहाँ पे के भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे जो के होता है ये होता है फिक्स। जो के का इसका तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मारो रट्टा। कैसे, देखिए जो के का मान होता है वो होता है 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसकी इकाई मैंने पहले भी बोला था, इकाई कैसे निकालोगे,
इकाई। यहाँ से समीकरण नंबर 3 से निकालो, तो इकाई निकालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से आपको k की वैल्यू चाहिए, तो k बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, f r स्क्वायर q1 q2। k के बराबर है, k के बराबर मैंने कर लिया। f क्या है, बल है, तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। r क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो कितना हो गया, c स्क्वायर। मतलब k का जो इकाई आई वो क्या आ गई, k बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये इसका मान हो गया। दूसरी बात, अगली बात ये बोलना चाहता है कि k वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। जो k होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, मीडियम के ऊपर निर्भर करेगा कि वहां पे जो मीडियम है वो क्या है। ये आपका कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हुआ, इसी को बोलते हैं कूलम्ब लॉ। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। फिर आगे अपन चलते हैं इसकी वेक्टर पोजीशन पे, कि वेक्टर पोजीशन क्या होगी, तो नोट कर लीजिए। तो चलूँ मैं आगे, तो ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगले। तो चलिए देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण। तो अपना टॉपिक होगा कूलम्ब्स के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण कैसे करोगे, कूलम्ब का नियम अभी आपने किया, अब आप आगे करो कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण। तो सदिश निरूपण के लिए भी आवेश कितने होंगे, दो आवेश। तो दो आवेश माना मेरा प्रारंभिक आवेश, मतलब पहला आवेश कौन सा है, q1, दूसरा आवेश कौन सा है, q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, r। और मोड ऑफ मापन मैंने पहले भी बताया था, इनमें दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, परंतु इनका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, समान ही होगा। तो मोड ऑफ मापांक। आगे देखता हूं कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 के द्वारा, तो वो कितना हो जाएगा, F12। इसी प्रकार Q2 पे कितना हो जाएगा, F21। तो एक दिशा तो आपके पास ये हो गई F12 की तरफ, एक दिशा आपके पास ये हो गई F21 की तरफ। तो इनकी जो बीच की दूरियां होंगी वो कितनी होंगी, इसके लिए कितना करूं, 1 से 2, तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। और इसके लिए कितनी हो जाएगी, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब मैं बोलता हूं कूलम्ब्स नियम से। कूलम्ब का नियम क्या था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे आर केप कर देता हूं। आर केप क्या है, यह है एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, जिसका मान कितना होता है, एक। और ये किसको दर्शाती है, दिशा को दर्शाती है। तो देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है आर केप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। तो देखते हैं F12 के लिए बात कर लेते हैं। अब F12 की बात कर रहा हूं, तो F12 के लिए कितना हो जाएगा, K Q1 Q2, यहाँ पे R की जगह मोड ऑफ R स्क्वायर, और R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यूनिट वेक्टर के हिसाब से, R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R। ठीक है, आर स्क्वायर एक आर ही हो गया, आर क्यूब हो जाएगा। तो F12 बराबर कितना हो गया, K Q1 Q2 आर क्यूब, और यहाँ पे आर वेक्टर। और इनके मान है ये रहा। F12 के लिए मान कितना है, R1 माइनस R2। इसका मान भी कितना है, R1 माइनस R2। इसका मान भी कितना है, R1 माइनस R2। सेम ही रहेगा।
तो F12 के लिए कितना हो गया K Q1 Q2 नीचे R1 माइनस R2 का होल क्यूब और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आपका आ गया F12 के लिए सदिश पोजीशन और इसको समीकरण नंबर मैं दे देता हूं 4। इसी प्रकार मैं बात करता हूं इसी प्रकार मैं बात कर लेता हूं F21 की। तो F21 की में ओनली दिशा ही तो चेंज हुई थी, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, तो इसमें जहां R1 माइनस R2 था इसकी जगह क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो इसके लिए कितना करोगे K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का होल क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 को ही कूलॉम का सदिश निरूपण कहते हैं। समीकरण 4 और 5 को ही क्या कहते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। इसको आगे तक हल करना चाहो तो आप कर सकते हो, समीकरण 4 या 5 कोई भी एक ले सकते हो। मैं समीकरण 5 की बात करता हूं। समीकरण 5 से मैंने बोला F21 वेक्टर बराबर, मैंने इसकी दिशा चेंज की। जब मैंने इसकी दिशा चेंज की तो इसकी दिशा जैसे ही चेंज करूंगा तो ये माइनस में होगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस F12 और इसको क्या लिख सकते हो आप F21 प्लस F12 वेक्टर बराबर 0। ये आपका क्या हो गया कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।